अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, आफ़ियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुज़र रही है। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे सपोर्टर्स को, मेरे चाहने वालों को और जो मुझे हर कदम पे रोज़ाना मोटिवेशन देते हैं उन लोगों को सलामत रखें और इसी तरह हमें भी, हमारी फैमिलीज़ को भी सलामत रखें, हमारे लिए, सबके लिए आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरा चैनल, जो कि आपको पता होगा कि डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा गाइज़, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम लिसनर्स को रोज़ाना कोई ना कोई स्टोरी सुनाऊं, कोई ना कोई कहानी उनके साथ शेयर करूं और आम तौर पे, अमूमी तौर पे या आप कह सकते हैं कि 95% मेरे पास जो स्टोरीज़ हैं वो कराची के मुतालिक हैं, क्योंकि मैं ख़ुद इधर रहता हूँ, मैं इधर का बासी हूँ और मेरे जो लिसनर्स हैं ज़्यादातर कराची से हैं। तो मैं तमाम अपने लिसनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडिया से जो लोग मुझे सुना करते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट के आगे लिखें कि वो इंडिया में कहाँ से हैं और कहाँ से मेरे चैनल को सुन रहे हैं, यानी कि जिस सिटी में, जिस विलेज में इंडिया में आप मौजूद हैं तो उसको मेंशन करें। अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इस एरिए, इस इलाके के बारे में इससे पहले भी मैंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की हैं। ख़ास तौर पे ये जो कहानी है दिलावर ख़ान साहब की कहानी है और ये बताते हैं किस्सा, ये कहानी उनके साथ 1998 में पेश आया था। ये उस दौर की बात है जब ये चौकीदार के तौर पे एक बेंगलुरु के अंदर सखी हसन, जहाँ पे सखी हसन का मज़ार मौजूद है, तो उस बंगले यानी मज़ार के पास किसी बंगले में जॉब किया करते थे। वैसे तो इन्होंने काफ़ी इदारों में, काफ़ी फैक्ट्रीज़ में चौकीदार के तौर पे सर्विस अंजाम दी है, लेकिन जब ये किस्सा, ये कहानी इनके साथ पेश आई थी, ये उस बेंगलुरु में मौजूद थे और बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि मुझे कभी डे टाइम, कभी नाइट की ड्यूटी के लिए बुलाया जाता था। अगर मैं दिन में होता 12 घंटे तो रात का चौकीदार दूसरा था और अगर मैं रात में होता तो 12 घंटे दिन का जो चौकीदार था वो फिर आ जाया करता था। यानी 12-12 घंटे के हमारे ड्यूटी के स्पेल्स थे और उस दौरानिए में हमें खाना भी मिलता, पानी वगैरह मिलता और छोटा मोटा टिप वगैरह, मतलब ये कि अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। अच्छा, जब मैं 1998 में चौकीदार के तौर पे काम कर रहा था तो मेरे पास ज़ाहिर सी बात है इतनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी और गरीब लोग थे हम लोग, और मेरी कोशिश थी कि कुछ पैसे वगैरह अगर जमा हो जाएं तो मैं एक साइकिल ख़रीद लूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रात में जब मैं 12, साढ़े 12 बजे निकलता हूँ तो यहाँ से, यानी सखी हसन से अगर आप बिलाल कॉलोनी की बात करें तो आज भी आप 12 बजे 1 बजे जाएँ तो सखी हसन से जो बिलाल कॉलोनी जाने के लिए कोई बस, रिक्शा आसानी से नहीं मिलता। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे इस एरिया के बारे में पता है, जहाँ पे जॉब करते थे उसका भी अंदाज़ा है और बिलाल कॉलोनी, जहाँ की ये स्टोरी, मतलब जहाँ पे इनकी रिहाइश थी, उस एरिया के बारे में मुझे काफ़ी मालूमात हैं। ये बताते हैं कि एक दफ़ा मैं निकला तो रात के तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था और आम तौर पे जो चौकीदार का एक स्टाइल होता है कि इनके पास एक स्टिक मौजूद थी, जो कि अब भी है। एक टॉर्च ही अपने साथ कैरी किया करते थे, क्योंकि जो चौकीदार होते हैं या गार्ड्स होते हैं उनका एक अपना माइंडसेट होता है, मतलब वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर हथियार मौजूद नहीं है तो स्टिक को या अपनी बेसिक जो भी ज़रूरियात की चीज़ें उनको रखा करते हैं। खैर, ये बताते हैं कि जब मैं सखी हसन से वो रोड क्रॉस करके सामने की तरफ आया, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप सखी हसन से कलंदरिया की तरफ आते हैं तो सखी हसन पे कोने पे बहुत बड़ा मज़ार मौजूद है और उस मज़ार से जब आप आगे आते हैं तो कुछ 2 या 3 गलियां छोड़ने के बाद
गलियों के पीछे कब्रिस्तान का आगाज़ हो जाता है। तो ये जो कब्रिस्तान है ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जिसे सखी हसन कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब सखी हसन का जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के बारे में मैंने वैसे भी बहुत सारी स्टोरी शेयर की हैं, लेकिन ये बताते हैं कि ये जो सखी हसन से आप जब जाते हैं, अगर आप बाहर मतलब सीधा सीधा जाएं तो कलंदरिया से फिर राइट मुड़ेंगे, ये बड़ा लंबा रूट है। तो नॉर्मली आज के दौर में भी लोग क्या करते हैं कि जो सखी हसन का जो मेन गेट है ना, उस गेट से एंटर होते हैं और पीछे यानी शादमान वाले रास्ते पे निकल के फिर इनका जो रास्ता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो अब भी चिंची वाले, बाइक्स वाले ख़ास तौर पे कब्रिस्तान के बीच में जो रास्ता है उसको इस्तेमाल किया करते हैं। ये बताते हैं कि वैसे ही रात हो रही थी, सर्दी भी थी, और मुझे फिर बात यह है कि मैं ख़ुद भी चाहता था कि मैं घर जल्दी चला जाऊं। तो मैंने ना चाहते हुए भी ये जो कब्रिस्तान का मेन गेट था, उस वक्त गेट मौजूद नहीं था, बस आप समझ लें कि गेट जैसा एक कोने पे 2 दीवारें खड़ी हुई थी, बीच में गेट नहीं था, डायरेक्ट लोग आते थे और जाते थे। अब तो बाकायदा दरवाज़ा मौजूद है। ये बताते हैं कि मैं उस गेट से जब अंदर दाखिल हुआ, उस गेट वाले रास्ते से, तो मेरे अतराफ़ में यानी लेफ़्ट और राइट में कब्रें मौजूद थीं, और जो कब्रें थीं वो इतनी तादाद में नहीं थी जैसे कि अभी हैं। यानी अब तो अगर आप सखी हसन कब्रिस्तान जाएं तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। यानी एक कब्र की जगह दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह 5-5, 6-6 कब्रें बनी हुई हैं। और कहा जाता है कि अब से 20 साल पहले ही यहाँ पे जो जगह थी वो फुल हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे अपने मुर्दों की, अपने मरहूमीन की तदफीन किया करते हैं। खैर, ये बताते हैं कि मैं जब उस रास्ते से एंटर हुआ तो एंटर होते ही मुझे थोड़ा भारीपन सा महसूस हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक अजीब सी कैफियत सी है जो मुझ पे तारी है, और मुझे बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे कंधों पे कोई बोझ सा है जो मुझे बार बार जो है ना मजबूर कर रहा है कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। यानी जैसे जैसे मैं कब्रिस्तान में आगे बढ़ रहा था, मुझे अपना जिस्म भारी महसूस हो रहा था, और मुझे लग रहा था मेरे कंधों पे कोई बोझ जो है वो लाद दिया गया है। अच्छा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा भी लग रहा था जैसे मुझे कब्रों के अतराफ़ से या किसी ख़ास कब्र की तरफ से कुछ अजीब सा शोर सा महसूस हो रहा है, जैसे कि किसी अजीब सी ज़बान में कुछ पढ़ा जा रहा हो, कुछ बार बार रिसाइट किया जा रहा हो, या कोई मंत्र, कोई इस तरह की चीज़ है जिसको बार बार कोई रिपीट कर रहा है। अच्छा, ये जो आवाज़ थी, ये आवाज़ तो ज़ाहिर सी बात है एक इंसानी आवाज़ ही लग रही थी बज़ाहिर, ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत की आवाज़ है, लेकिन ये जो ज़बान थी ये मेरी समझ से बाहर थी। हालांकि इनको पश्तो आती थी, उर्दू और इंग्लिश का थोड़ा बहुत, इनको उर्दू तो आती थी लेकिन इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत समझ लेते थे। ये बताते हैं कि जो ज़बानें मुझे एटलीस्ट आती थी उनमें से कोई ज़बान नहीं थी, कुछ अजीब सी ज़बान थी, और उस ज़बान के अंदर बार बार कुछ पढ़ा जा रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी ये बढ़ती जा रही थी। कभी ऐसा लगता कि ये आवाज़ सीधे हाथ की तरफ से आ रही है, कभी ऐसा लगता कि लेफ़्ट साइड से आ रही है। अच्छा, टॉर्च तो इनके पास मौजूद थी, लेकिन ये बता दें कि जो टॉर्च मेरे पास मौजूद थी, उस टॉर्च की जो रोशनी थी वो बहुत कम थी। जैसे आपको याद हो कि पहले दौर में जो टॉर्च होती थी वो सेल से, ये एक थोड़े मोटे वाले सेल होते थे, उसमें आप पीछे से 2 स्टील की टॉर्च में डालते थे, तो वो जैसे जैसे वो वीक होते रहते थे उसकी लाइट कम हो जाती थी। तो ये बता दें कि सेल ख़रीदना एक ज़ाहिर सी बात है ज़िम्मेदारी वाली बात है। काम तो मेरा था लेकिन मैं रेगुलर नहीं ख़रीद सकता था, तो उसकी लाइट इतनी डिम थी कि बस बामुश्किल मुझे 3-4 फीट तक का थोड़ा नज़र आ रहा था कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, बस मैं सीधा जा रहा हूँ। ये बताते हैं कि मैं थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ा तो अब मेरे अतराफ़ में यानी सीधे हाथ पे एक दरख्त आया, दरख्त के साथ दीवार मौजूद थी जो आज भी मौजूद है वहाँ पे। अब इस कब्रिस्तान में क्योंकि मेरा जाना आना रहता है तो मुझे इस कब्रिस्तान के बारे में मालूमात हैं। तो ये जिस दीवार की बात करें बड़ी पुरानी दीवार है वो,
और उसके साथ एक मज़ार भी मौजूद है। ये बताते हैं उस दीवार के बाद जो कब्र मौजूद थी तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट सी महसूस हुई, यानी कि ऐसा लगा कि कोई चीज़ है, जैसे पत्ते होते हैं कब्र के ऊपर से कोई अपने हाथ से हटा रहा हो या कोई कचरा हो उसको अपने हाथ से थैलियों वगैरह को साइड में किया जाए तो एक जिस तरह की आवाज़ आती है वैसी आवाज़ थी जो मुझे अपने कानों में टकराई और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई यहाँ पे मौजूद है और जो भी मौजूद है वह सफाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। यानी ये पढ़ने की आवाज़ भी आ रही है और ये मूवमेंट की आवाज़ भी महसूस हो रही है। अब ये बताते हैं कि जब मुझे एग्जैक्टली वहाँ से आवाज़ आई तो जो मेरे पास टॉर्च मौजूद था मैंने बाकायदा उस टॉर्च को उस कब्र के ऊपर किया, यानी उसकी तरफ किया। जब मैंने इस टॉर्च की रोशनी को उस कब्र के ऊपर मारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ काला काला सा है जो मूव कर रहा है, जैसे कोई काला कपड़ा हो। फिर जब मैंने थोड़ा और करीब गया, थोड़ी और रोशनी मारी तो ऐसा लगा जैसे बालों का जत्था है, यानी बाल बहुत सारे हैं। और वाकई में ऐसे ही था कि वो बाल थे, जो बाल से ऐसा लग रहा था बालों के साथ कब्र को साफ़ किया जा रहा है, यानी जो भी मौजूद है उसके बालों से इस कब्र के ऊपर सफाई की जा रही है। यहाँ तक तो बात फिर भी समझ में आ रही थी, जो कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि मैं ऐसी चीज़ देख लूँ तो शायद मैं ना रुकूँ। लेकिन ये बता दें कि मैंने फिर भी सोचना शुरू किया कि यार ये कौन है जो बालों से या इस तरह की चीज़ से कब्र को साफ़ कर रहा है। तो आगे पीछे तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जब उन बालों पे गौर किया तो बाल ऐसा ऐसा करके ऊपर की तरफ जा रहे थे, यानी जहाँ पे वो कब्र मौजूद थी उसके बिल्कुल बराबर में एक दरख्त था और ये बाल सीधे यानी ऊपर की तरफ जा रहे थे और उस दरख्त से ये नीचे आ रहे थे और नीचे आने के बाद बाकायदा कब्र को उन बालों को मूव करके साफ़ किया जा रहा था। अब ये बताते हैं कि तो बड़ा अजीब मंज़र था। अब जैसे जैसे मैंने अपनी टॉर्च की लाइट को ऊपर करना शुरू किया तो जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऊपर क्या है। फिर दरख्त पे मेरी नज़र गई और जब मेरी दरख्त के ऊपर नज़र गई तो मुझे ऐसा लगा कि दरख्त के ऊपर सफ़ेद कलर के कपड़ों में कोई बैठा हुआ है और ना सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि उसी के बाल हैं जो बाकायदा इस कदर लंबे हैं कि नीचे कब्र के ऊपर तक आए हुए हैं। और ना सिर्फ कब्र के ऊपर तक आए हुए हैं बल्कि उन बालों को बाकायदा मूव होता हुआ मैंने देखा था। अब एक अजीब सिचुएशन, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अब चौकीदार और पठान खान साहब हमारे तो ये बहादुर लोग होते हैं, इतनी जल्दी डरते नहीं हैं चीज़ों से ना। जैसे पुराने लोग होते थे, कभी उनको इस तरह की मखलूक़ात नज़र आ जाएं, कोई ऐसी चीज़ हो तो वो डरने के बजाय उसको फेस करते थे, उसको भगाने की कोशिश करते थे। तो ये बता दें कि मैंने अब टॉर्च की जो लाइट थी एग्जैक्टली उस पर मारी और जब मैंने उस वजूद के ऊपर लाइट मारी तो मुझे बस इतना नज़र आया कि वाइट कपड़े पहने हुए, लेकिन उसका जो चेहरा है वो पूरा काला सा चेहरा है। उसके चेहरे पे जो आँखें हैं वो ऐसा लग रहा है कि आँखें नहीं हैं, दो छोटे छोटे बल्ब हैं, लाल रोशनी सी हैं जो उसकी आँखों से निकल रही है। और उसके बाल इस कदर लंबे थे कि वो दरख्त तकरीबन 8 या 10 फीट की ऊंचाई पे था, उस शाख से नीचे तक आ रहे थे, यानी इस कदर लंबे थे कि कब्र पे फैले हुए थे। तो मेरी तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन बहरहाल उसकी आंखें देख के मुझे अब थोड़ा सा डर लगा। खैर लकड़ी मेरे पास मौजूद थी, अपने तौर पे मैंने बस जो लकड़ी को ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारा और तेज़ी से उस दूसरे गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब मैं भाग तो रहा था लेकिन मैं कंफ्यूज भी था कि मैंने क्या देख लिया है। भागते भागते मुझे एकदम से जहन में आया कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ूँ। ये यकीनन कोई इंसान नहीं था। अब ये आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं और भागते चले आ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब मैं कब्रिस्तान से उस दूसरे गेट की तरफ जा रहा था तो जब तक मैं उस गेट पे नहीं पहुंचा मुझे बाकायदा पीछे से पायल की या घुंघरू की आवाज़ अपने कानों में महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मैं भाग रहा हूँ उसी रफ्तार से कोई मुझे फॉलो कर रहा है और वैसे ही मुझे छन 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 इस तरह करके आवाज़ महसूस हो रही है। खैर जैसे तैसे करके बताते मैं कब्रिस्तान के दरवाज़े पे पहुंच गया और जब मैं कब्रिस्तान के दरवाज़े में पहुंचा उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आया हूँ तो बस मुझे इतना याद है कि सामने से कोई बाइक आई है, कोई रिक्शा था
हल्की सी रोशनी है जो वो सामने से गुजरा है कोई, और जब वो गुजरा तो मैंने आवाज़ लगाई और मैं नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तो शायद मैं नींद बेहोशी के अंदर था। खैर वो बाइक वाला था और वो बेचारा रुका, वो भी शायद कहीं से आ रहा था और यहाँ से गुज़र रहा था। उसने जब मुझे इस तरह गिरते हुए देखा तो वो रुक गया। खैर वो रुका और उसने अंदाज़ा लगा लिया कि कब्रिस्तान में शायद डर गया हूँ मैं, तो उसने अपने तौर पे दम दरूद करना शुरू किया और मुझे कहा कि आप बाइक पे बैठें। हालांकि वो बेचारा कहीं और जा रहा था, किसी और एरिया का रिहायशी था, लेकिन उसने मुझे अपनी बाइक के ऊपर बैठाया और अपनी बाइक पे बैठाने के बाद उसने कहा कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँगा। आप यकीन करें कि अगर आप लंडी कोतल तो नहीं, खैर ये कलंदरिया कहलाया, कलंदरिया से अगर आप बिलाल कॉलोनी की तरफ आएँ तो ये पूरा रास्ता भी सुनसान रास्ता है और यहाँ पे भी आगे जाके एक कब्रिस्तान आता है जो कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कहलाता है। ये बताते हैं कि इस पूरे रास्ते मुझे मुसलसल मेरे कानों में ऐसा लग रहा था कोई फूंके मार रहा है, और फूंकने के साथ साथ वही जो रिसाइटेशन थी या जो भी मंत्र पढ़ा जा रहा था या जो कुछ भी वो ज़बान थी वो मुसलसल मेरे कान में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही औरत, वही मखलूक, वही चुड़ैल जो मैंने देखी थी वो मुसलसल मुझे फॉलो कर रही है, या शायद फिर मेरे साथ बाइक पे पीछे बैठी हुई है, और ना सिर्फ बैठी हुई है बल्कि मुसलसल मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अल्लाह अल्लाह करके जब उस बाइक वाले ने, जिसको मैं मोहसिन कहता हूँ अपना, उसने मुझे मेरे घर के पास उतारा, तो उतारने के बाद उसने भी यही कहा कि यार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आपका इतना वज़न नहीं है, लेकिन पता नहीं कितनी भारी चीज़ है जो मेरी बाइक पे बैठ चुकी है। खैर वो भी पूरे रास्ते तिलावत करता रहा और जो भी सूरह नास ख़ास तौर पे पढ़ता रहा। तो बताते हैं कि तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर ही मेरे घर वाले बाहर आ गए। गेट खोलने में थोड़ी देर लगी। जब घर वालों ने गेट वगैरह खोला और उसके बाद मेरी ऐसी हालत देखी तो मेरे अब्बू हयात थे उस वक्त, वो बेचारे मुझे अंदर ले गए और थोड़ा हौसला वगैरह दिया, पानी वगैरह पिलाया। अब जब ये सब हो चुका तो मुझे उस वाक़े की, इस खौफनाक यानी जो मैंने वाक़या अपने साथ फेस किया था उसकी शिद्दत का अंदाज़ा हुआ। मुझे पता चला कि मैं जो मखलूक कब्रिस्तान में देख के आ रहा हूँ वो यकीनन एक चुड़ैल थी, क्योंकि आम तौर पे इस तरह की जो मखलूक़ात हैं जिसे चुड़ैल पिछल पैरी कहते हैं, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये दरख्तों पे, वीरान जगहों पे, सुनसान जगहों पे, कब्रिस्तानों में रहा करती हैं। अब क्योंकि ये ज़रा खान साहब थे, ज़रा मजबूत आसाब के मालिक थे, तो इन्होंने अपने आसाब पे काबू रखा और ये वहाँ से निकल के गेट तक पहुँच गए। वरना मेरा ये मानना है कि कितने ही लोग ऐसे होंगे, कितने ही वाक़यात इस तरह के होंगे कि जो लोग वहीं पे गिर के बेहोश हो जाते होंगे, खौफ की वजह से किसी की जान चली जाती होगी। ये भी हो सकता है कि जो भी मखलूक़ात हैं वो मुकम्मल तौर पे लोगों के ऊपर हावी होके उनको नुकसान पहुंचाती होंगी। खैर ये वो रात थी जिसके बाद इन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि ये जो शॉर्टकट है सखी हसन कब्रिस्तान का, ये मुझे यूज़ नहीं करना है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इनका लाइक करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस ऑडियो वीडियो को लाइक कर दें और लाइक करने के साथ शेयर कर दें अपने सर्किल में। और आपके पास कब्रिस्तान की, शमशान घाट की जो भी स्टोरीज़ मौजूद हैं और किसी भी ऐसी जगह की जहाँ पे मुर्दे मौजूद हो या मुर्दों को दफनाया जाता हो या जलाया जाता हो, हर किसी का अपना रिलीजन होता है उसके मुताबिक, अगर वहाँ की कोई खौफनाक स्टोरीज़ आपके पास मौजूद हो तो मेरे साथ शेयर करें, आइदर इंडिया की हो, कहीं की भी हो। और व्हाट्सएप नंबर में शेयर कर रहा हूँ अपना, बहुत सारे लोगों ने मुझसे मांगा था और बहुत सारे पुराने लोग हैं, उनके पास डायरेक्ट सेव होगा मेरा नंबर, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और सपोर्ट करते रहें, दुआओं में रखें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे जितने भी काम हैं उन तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगली स्टोरी तक और अगली अपलोड तक अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो भी स्टोरीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं लोगों के साथ शेयर करूं
और सब एंटरटेन हो सकें। अल्लाह हाफिज़।